Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to study the topic Public Facilities of Class 10 Economics chapter number 1. So इस section में हम ये देखेंगे कि public facilities किस लिए बहुत ज़्यादा important हैं development के लिए. So how is it that the average person in Haryana has more income than the average person in Kerala but lags behind in these crucial areas? So last video में हमने कुछ कंपैरिजन देखा था हरियाणा, केरला एंड बिहार में, और उसमें हमने देखा था कि पर कैपिटा इनकम के मामले में हरियाणा जो है वो केरला एंड बिहार से आगे है. बट जब हमने दूसरे क्राइटेरियाज देखे जैसे कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, तो उसमें हमने देखा कि केरला नंबर 1 पे है. केरला में इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम है, बट हरियाणा में 30 है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, जिसका मतलब ये है कि सिचुएशन हरियाणा में खराब है. तो ऐसा क्यों हरियाणा हाई इनकम होने के बावजूद भी इतने ज्यादा इन्फेंट मॉर्टेलिटी देख रहा है? द रीजन इज मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल. इसका आंसर ये है कि आपके जेब में जितना पैसा है वो आपको सारी जरूरी चीजें नहीं खरीदवा सकता. भले ही आपके पास करोड़ों रुपए हैं, बट स्टिल देयर वुड बी सम थिंग्स जो कि आप नहीं खरीद पाओगे. So income by itself is not a completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. तो income जो है वो अपने आप में एक adequate indicator नहीं है कि ये बता सके कि कोई पर्सन कितने बेहतर तरीके से कुछ goods and services को खरीद सकता है. ये चीज अभी आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगी. For example, normally your money cannot buy you a pollution-free environment or ensure that you get unadulterated medicines unless you can afford to shift to a community that already has all these things. So example के तौर पे आपके जेब में पड़ा हुआ पैसा आपको pollution free और clean air नहीं दिला सकता. आप कितने ही पैसे दे दो, आपको आपके जगह की जो एयर है वो clean नहीं मिल सकती. और ना ही कोई पर्सन ये इंश्योर कर सकता है कि उसको जो दवाइयाँ मिल रही हैं वो अनअडल्ट्रेटेड है. अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट होना. अनअडल्ट्रेटेड मतलब बिना मिलावट के सही मेडिसिन. तो कोई पर्सन ये कैसे इंश्योर कर सकता है कि उसको जो दवाइयाँ मिल रही हैं वो एकदम सही हो? काफी बार बड़े बड़े लोग भी धोखा खा जाते हैं. कितना ही पैसा हो फिर भी कभी कभी धोखे में उनको गलत दवाइयाँ मिल जाती हैं. अनलेस यू कैन अफोर्ड टू शिफ्ट टू अ कम्युनिटी दैट ऑलरेडी हैज ऑल दीज थिंग्स. आप ये सारी चीजें जब तक नहीं खरीद सकते जब तक कि आप उस जगह से उठ के कहीं और ना चले जाओ जहां पे ऑलरेडी ये सारी चीजें हैं. मतलब कि आप नॉर्मली अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन फ्री नहीं बना सकते पैसे से खरीद के. बट अगर आपके पास इतना पैसा है कि उस पॉल्यूटेड जगह को छोड़ के आप किसी और दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ तो चलो ठीक है. बट अगर इतना पैसा नहीं है, मतलब आप उस जगह को छोड़ के नहीं जा सकते, भले ही पैसा भी है बट आप उस जगह को छोड़ के अगर नहीं जा सकते तो फिर आप जो है उसी सिचुएशन में फंसे रह जाओगे. आपका पैसा भी कुछ नहीं कर पाएगा. मान लो कोई ऑफिस है, ठीक है, कोई पर्सन है, उसका ऑफिस किसी पर्टिकुलर सिटी में जैसे दिल्ली में है. अब उस पर्सन का ऑफिस दिल्ली में ही है, वो दिल्ली से बाहर कहीं जा ही नहीं सकता. तो भले ही वो कितना ही करोड़ों में कमा रहा हो, उसकी मजबूरी बन जाएगी दिल्ली में ही रहना. और दिल्ली का हवा तो आपको पता ही है कि कितनी पॉल्यूटेड है. तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि अगर आप मान लो कहीं और शिफ्ट कर जाते हो तो अलग बात है, बट अगर आप उसी सिटी में रहते हो तो आप ये सारी चीजें अपने आप से नहीं खरीद सकते. मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज. और पैसा जो है हो सकता है आपको इन्फेक्शियस डिजीज से भी ना बचा पाए अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव मेजर. जब तक आपकी पूरी कम्युनिटी प्रिवेंटिव मेजर्स ना ले, जब तक आप इन्फेक्शियस डिजीज से भी नहीं बच पाओगे. मतलब ये है, जैसे आपने कोरोना का एग्जाम्पल देखा होगा. कोरोना जो है, कोरोना ने सबको अपनी लपेट में ले लिया. अमीर, गरीब, बच्चे, बूढ़े, सबको कोरोना ने अफेक्ट किया. इसका मतलब ये है कि कोई पर्सन कितना भी अमीर हो, वो बहुत सारी मतलब ये जो डिजीजेस है उनसे नहीं बच पाएगा अनटिल एंड अनलेस उसके आसपास जो कम्युनिटी है, आसपास के जो लोग हैं वो प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं. इसका मतलब मान लो आसपास के लोग बहुत ज्यादा साफ सफाई, क्लीनलीनेस, सैनिटाइजेशन, ये सारी चीजें कर रहे हैं, तब तो वो पर्सन डिजीज से बच सकता है. बट उसके आसपास के लोग बहुत ज्यादा प्रिवेंटिव मेजर नहीं ले रहे, कचरा फैला पड़ा है, लोग बिना हाथ धोए हुए सारे काम कर रहे हैं, तो उस केस में वो पर्सन चाहे कितना भी अमीर हो, वो इन्फेक्शियस डिजीज से नहीं बच पाएगा. Actually, for many of important things in life, the best way, also the cheapest way, is to provide these goods and services collectively. तो एक्चुअली क्या है कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को देने का बेस्ट तरीका ये है
और सबसे सस्ता तरीका ये है कि उन गुड्स एंड सर्विसेज को कलेक्टिवली दिया जाए। मतलब जस्ट थिंक, विल इट बी चीपर टू हैव collective security for the whole locality or for each house to have its own security staff? तो बताओ क्या चीज सस्ती रहेगी, क्या चीज बेहतर रहेगी कि पूरी सोसाइटी का एक सिक्योरिटी हो, पूरी सोसाइटी की कलेक्टिवली कोई सिक्योरिटी गार्ड हो, या फिर हर एक घर अपना अपना सिक्योरिटी गार्ड रखे? क्या ज्यादा बेहतर है? ज्यादा बेहतर यह है कि पूरी सोसाइटी मिलके एक सिक्योरिटी गार्ड को हायर कर ले जो कि पूरी सोसाइटी का ध्यान रखेगा। तो सेम चीज पब्लिक फैसिलिटीज के केस में है कि सबसे बेहतर तरीका ये रहेगा कि लोगों को, पूरी पब्लिक को एक साथ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएं। इससे क्या होगा, चीजें जो है थोड़ी सस्ती पड़ेंगी और आसान रहेगा ज्यादातर लोगों को बेटर लाइफ प्रोवाइड करना। क्योंकि मान लो कोई अमीर पर्सन है, वो कितना भी साफ सफाई रख रहा है अपने आसपास, अपने पर्सनल लेवल पे वो कितना ही प्रिवेंशन कर रहा है, बट अगर उसके आसपास के लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, आसपास के लोग जो है प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लेंगे, तो उस पर्सन को फिर भी बीमारी फैलेगी। What if no one other than you in your village or locality is interesting in studying? अब मान लो आपके अलावा आपके गांव में कोई और पढ़ने को राजी है ही नहीं, किसी और को पढ़ना ही नहीं है, क्या आप ऐसे केस में पढ़ पाओगे? मतलब अनटिल एंड अनलेस आपके जो पेरेंट्स हैं आपको किसी दूर जगह किसी प्राइवेट स्कूल में भेजना अफोर्ड कर सकें तो आपकी पढ़ाई हो सकती है। बट अगर आपके गांव में ऐसा माहौल है कि आपके अलावा कोई और पढ़ना चाहता ही नहीं है, तो गांव में रहकर तो आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो आज आप चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, आप तब पढ़ पा रहे हो क्योंकि आपके आसपास के लोग जो हैं वो भी पढ़ना चाहते हैं। आपकी गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि वो स्कूल खोले, वो फैसिलिटीज उसने प्रोवाइड कराई हैं ताकि सारे बच्चों को पढ़ने का चांस मिल सके, तभी जाके आप पढ़ पा रहे हो। मतलब मान लो आपके शहर में, आपके गांव में सिर्फ आप ही पढ़ने वाले होते और कोई नहीं होता, तो क्या गवर्नमेंट वहां पे स्कूल खोलती, या क्या वहां पे कुछ भी ऐसी फैसिलिटीज डेवलप हो पाती जो कि आपकी स्टडी को सपोर्ट करें? क्या वहां पे कोचिंग सेंटर्स होते? नहीं होते, क्योंकि सिर्फ अकेले आप ही पढ़ने वाले हो, बाकी पूरी दुनिया को ये है कि नहीं पढ़ना, राइट? तो उस केस में आपकी पढ़ाई को सपोर्ट नहीं मिल पाती। इवन नाउ इन मेनी एरियाज चिल्ड्रन, पर्टिकुलरली गर्ल्स, आर नॉट able to go to high school because the government or society has not provided adequate facilities। और आज भी हमारे देश में स्पेशली जो गर्ल चाइल्ड्स हैं वो आज भी हाई स्कूल नहीं जा पा रही है। मतलब कि जैसे 9th 10th 11th 12th ये जो हाई स्कूल वाली क्लासेस हैं, हायर क्लासेस को वो नहीं पढ़ पा रही, क्योंकि या तो गवर्नमेंट या तो सोसाइटी ने एडिक्वेट फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करी हैं। अब वापस से हम उन 3 स्टेट्स के कंपैरिजन पे चलते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। केरला जो है उसमें लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। क्यों है? क्योंकि केरला में जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो बहुत अच्छी हैं, वहां पे एजुकेशनल फैसिलिटीज अच्छी प्रोवाइड हैं। सिमिलरली इन सम स्टेट्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फंक्शंस वेल। इसी तरीके से कुछ स्टेट्स में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो अच्छा काम करता है, जिसकी वजह से लोगों की हेल्थ, लोगों का न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो बेहतर हो पाता है, राइट? इसका मतलब कि अगर केरला में बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज एंड एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी हैं, इस वजह से वहां पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है, तो हरियाणा में ये चीजें नहीं है। हरियाणा में हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, एजुकेशनल फैसिलिटीज बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, तभी जाके हरियाणा में इतनी ज्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमें देखने मिल रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं जिसमें कि आपको कुछ डेटा दिया हुआ है, नीचे फिल इन द ब्लैंक्स है, एंड इसके बेसिस पे आपको ये इस टेबल के बेसिस पे आपको ये ब्लैंक्स जो है वो फिल करने हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लिटरेसी रेट फॉर रूरल पॉपुलेशन, मेल एंड फीमेल में डिवीजन दिया हुआ है। देन लिटरेसी रेट फॉर रूरल चिल्ड्रन इन एज ग्रुप ऑफ 10 to 14 years and percentage of rural children aged 10 to 14 attending school। ठीक है, ये भी मेल एंड फीमेल का डिवीजन दिया हुआ है। तो पहला जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है वो क्या है? द लिटरेसी रेट फॉर ऑल एज ग्रुप्स इंक्लूडिंग यंग एंड ओल्ड इज डैश फॉर रूरल मेल्स एंड डैश फॉर रूरल फीमेल्स। लिटरेसी रेट फॉर टोटल पॉपुलेशन, तो मेल के लिए है 76%, मतलब बूढ़े बच्चे सब मिला के क्या है लिटरेसी रेट? तो वो फर्स्ट वाला जो आपको डेटा है, लिटरेसी रेट फॉर रूरल पॉपुलेशन, मतलब रूरल जितनी भी जनता है उनका आपको दिया हुआ है। तो मेल के लिए क्या है? 76%, तो यहाँ पे आएगा द लिटरेसी रेट फॉर ऑल एज ग्रुप्स इंक्लूडिंग यंग एंड ओल्ड इज 76% फॉर रूरल मेल्स एंड 54% फॉर रूरल फीमेल्स। However, it is not just that these many adults could not attend school, but that there are dash who are currently not in school। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इतने लोग स्कूल गए ही नहीं। लिटरेसी रेट का मतलब होता है पढ़ना लिखना आता है या नहीं। स्कूल से इसका ज्यादा मतलब नहीं होता। हो सकता है कोई पर्सन स्कूल कभी ना गया हो बट उसको पढ़ना लिखना आता है, राइट? तो अब सेकंड में बोला गया है कि however it is not just that these many adults could not attend school but there are
डैश वर करंटली नॉट इन स्कूल, तो कितने लोग स्कूल में नहीं है, तो यहाँ पे दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन एज 10 to 14 अटेंडिंग स्कूल। तो अटेंडिंग स्कूल अगर 85% है मेल के लिए, तो नॉन अटेंडिंग कितना हो जाएगा 15%। तो 15% मेल्स एंड यहाँ पे कितना होगा 18% फीमेल्स हु आर करंटली नॉट इन द स्कूल। हमने क्या किया 100 में से अगर 85% लोग स्कूल जा रहे हैं तो कितने लोग नहीं जा रहे, 15% लोग नहीं जा रहे। सिमिलरली इफ देयर आर 82% ऑफ पीपल 82% of the girls of the age 10 to 14 who are attending the school, it means there are 18%, 100 minus 82, 18% girl children who are not able to attend the school. So you will write here however, it is not just these many adults who could not attend school, but that there are 15% of male and 18% of female who are currently not in school. It is clear from the table that dash percentage of rural girls and dash percentage of rural boys are not attending school. तो ये वापस से same 15% of rural boy आएगा, फर्स्ट वाले में गर्ल्स के लिए पूछा है तो हम लिखेंगे 18% of rural girls and 15% of rural boys are not attending school. Therefore, illiteracy among children in the age group of 10 to 14 is as high as, तो ऊपर हमने देख लिया कि कितने लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है इलिटरेसी अमंग चिल्ड्रंस, कि इलिटरेसी कितनी है, यहाँ पे जो रेट दे रखा है वो लिटरेसी रेट दे रखा है। इलिटरेसी कितना होगा, अगर 90% मेल लिटरेट हैं तो इलिटरेट कितने होंगे 10%। अगर 87% फीमेल लिटरेट हैं तो इलिटरेट कितनी होंगी, इलिटरेट होंगी 13। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, therefore illiteracy among children in the age group 10 to 14 is as high as 13 for rural females and 10 for rural males. The high level of illiteracy among 10 to 14 age group, क्योंकि उसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है, 10 to 14 age group even after more than 70 years of our independence is most disturbing, कि अभी भी इतने सारे लोग जो हैं वो illiterate हैं। ये जो नंबर है वो कम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो पढ़े लिखे होने चाहिए, right? So in many other states also we are nowhere near realization of constitutional goals of free and compulsory education for all children up to the age of 14, which was expected to be achieved by 1960। और बहुत सारी ऐसी स्टेट हैं जिनमें हम अभी तक नजदीक भी नहीं पहुंच पाए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशनल गोल के, कि हमने ये कॉन्स्टिट्यूशनल गोल बनाया था कि हम सारे बच्चों को जो 14 एज तक के बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, और ये जो गोल है वो उम्मीद की जा रही थी 1960s तक ही अटेन हो जाएगा, विच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी अचीव्ड बाय 1960। बट 1960 को गए पता नहीं अभी कितने साल हो गए, लगभग 64 इयर्स जो हैं वो हो चुके हैं, बट फिर भी अभी भी बहुत सारी स्टेट्स, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं हमारे देश में जहाँ पे लोग इलिटरेट हैं। इसी तरीके से यहाँ पे एक और एक्टिविटी आपको दी हुई है, वन वे टू फाइंड आउट इफ वी आर प्रॉपरली नरिश्ड इज टू कैलकुलेट व्हाट न्यूट्रिशन साइंटिस्ट कॉल बॉडी मास इंडेक्स। तो अगर आपको पता लगाना है कि आप प्रॉपरली नरिश्ड हो कि नहीं, आपके बॉडी में सारे न्यूट्रिशंस हैं कि नहीं, तो उसके लिए मतलब आपकी बॉडी ठीक है कि नहीं, इसके लिए आप को एक तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, और वो तरीका क्या है, बॉडी मास इंडेक्स BMI। बहुत आसान है इसको कैलकुलेट करना। आपको क्या करना है, आपको अपना वेट नापना है केजीज में, और उसके बाद आपको अपनी हाइट नापनी है, और हाइट जो है आप सेंटीमीटर इंचेस में निकालोगे, उसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लो। व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट वेट योरसेल्फ, किलोग्राम्स में वेट निकालना है अपना, उसके बाद अपनी हाइट निकालनी है मीटर्स में, उसके बाद क्या करना है, आपको वेट को डिवाइड कर देना है बाय द स्क्वायर ऑफ हाइट। फॉर एग्जांपल आपका वेट, मान लो एग्जांपल ले रही हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्या बनेगा, मान लो किसी का जो वेट है वो 40 kg है और किसी की हाइट मान लो 1.2 मीटर्स है, 1.2 मीटर मतलब 120 सेंटीमीटर कुछ है। तो 1.2 मीटर का आपको क्या करना है, 1.2 का स्क्वायर करना है, तो 40 kg अपॉन 1.2 का स्क्वायर। ये जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपको आपका बॉडी मास इंडेक्स मिल जाएगा, राइट। देन लुक एट द BMI फॉर एज टेबल्स गिवन ऑन पेज 1991। अब यहाँ पे उन्होंने फिर BMI टेबल दे रखी है फॉर एज। देखो आपके जो बुक है उसके एंड में ये बॉडी मास इंडेक्स दिया हुआ है, इसमें ईयर्स दिए हुए हैं, ईयर्स है, मंथ है, माल नरिश्ड, नॉर्मल एंड माल नरिश्ड,
ये वाला ओबेसिटी का है। फर्स्ट वाला जो माल नरिश्ड है ये अंडर वेट है कि आपका वेट कम है, उसके बाद नॉर्मल है ये, और सेकंड वाला माल नरिश्ड है ओबेसिटी का कि आपका वेट ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, आपने अपनी एज देखनी है। आप मान लो फॉर एग्जाम्पल आप 14 ईयर्स के हो, एग्जैक्ट 14 ईयर्स के हो, राइट, एग्जैक्ट 14 ईयर्स के हो, एंड आपका जो भी बॉडी मास इंडेक्स आया, आपने बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकाला, अपना वेट डिवाइडेड बाय आपकी हाइट इन मीटर्स और उसका स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर, तो वो आपने किया। उसके बाद जो नंबर आया उसको आपने यहाँ पे कंपेयर करना है। अगर लेस देन 15.4 है तो आप माल नरिश्ड हो, अगर 15.4 टू 27.3 है तो आप नॉर्मल हो, मतलब ठीक है सब कुछ, बट अगर 27.3 से ज्यादा आपका बॉडी मास इंडेक्स आ रहा है तो इसका मतलब आप माल नरिश्ड हो, मतलब आप ओबेसिटी की तरफ हो, ओवरवेट की तरफ हो, राइट। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल ले लो, मान लो यहाँ पे ये ऊपर वाला तो गर्ल्स के लिए था, अब नीचे अगर बॉयज के लिए देखें, क्योंकि गर्ल्स एंड बॉयज की जो बॉडी टाइप रहता है या बॉडी का जो मास वगैरह रहता है वो अलग अलग रहता है। तो यहाँ पे बॉयज के लिए दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई पर्सन 15 एज का है एंड 5 मंथ, 15 ईयर्स एंड 5 मंथ आपकी एज है, तो आपको देखना है कि आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है उसको आपको देखना है क्या नंबर है, उसको फिर इससे कंपेयर करना है। अगर वो नंबर 16.2 से कम है तो आप माल नरिश्ड हो, अंडरवेट हो, 16.2 से लेके 27.4 है तो नॉर्मल है, एंड वहीं अगर मोर देन 27.4 हो है तो आप माल नरिश्ड हो, ओवरवेट हो, राइट। तो ये आप देख सकते हो, ये काफी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, आप कर सकते हो इसको। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है जो कि है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब हमें ये तो समझ आ गया कि सिर्फ और सिर्फ इनकम जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इनकम है, जो पर कैपिटा इनकम है, वो भी अपने आप में एक इनएडिक्वेट मेजर है डेवलपमेंट को नापने का। मतलब सिर्फ इनकम को देख के हम डेवलपमेंट का अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितनी डेवलपमेंट हुई है। तो हमें समझ आया कि हमें दूसरे क्राइटेरियाज के बारे में सोचना होगा। देयर कुड बी अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ सर्च क्राइटेरियन। तो अब वो अलग अलग इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया तो बहुत हो सकते हैं, एक लंबी लिस्ट निकल सकती है, बट हमें क्या करना है, हमें सिर्फ कुछ ही इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान देना है, ठीक है। जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन जो है वो इसी तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, और इन्हीं इंडिकेटर्स को हमने यूज किया था जब हमने केरला, बिहार एंड हरियाणा का कंपैरिजन किया था। अब पिछले कुछ दशकों में हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा एक्सेप्ट होने लगे हैं, बहुत ज्यादा यूज होने लगे हैं इनकम के साथ साथ डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि इनकम को बिल्कुल ही नकार दिया जा रहा है, नहीं, इनकम तो कंसिडर की ही जा रही है, बट सिर्फ इनकम नहीं, इनकम के साथ साथ बाकी क्राइटेरिया जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन, इनको भी देखा जा रहा है। तो इसी तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो आती है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है इसको यूएनडीपी पब्लिश करता है, एंड ये जो रिपोर्ट है इसमें क्या किया जाता है, इसमें कंट्रीज को, अलग अलग कंट्रीज को एजुकेशनल लेवल, उनकी हेल्थ, उनके पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे कंपेयर किया जाता है। मतलब अलग अलग देश के एजुकेशनल लेवल, उस देश के लोगों की हेल्थ कैसी है और पर कैपिटा इनकम कैसी है, इन तीनों को मिला के एक डेटा दिया जाता है, राइट। और उसके बाद देखा जाता है कि कौन कंट्री किससे ऊपर है, किससे नीचे है। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू लुक एट सर्टेन रेलेवेंट डेटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर्स फ्रॉम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 21-22। तो ये 21-22 की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, और इसमें इंडिया के साथ साथ उसके जो आसपास के पड़ोसी देश हैं उनका भी डेटा दिया हुआ है। अब आप देखो, कंट्री का नाम है श्रीलंका। श्रीलंका का ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा कितना है, $12,578। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है 76। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज्ड 25 एंड अबव, 25 साल या उससे अबव जो लोग हैं वो कितने साल तक स्कूल गए हैं, तो श्रीलंका का है 10। और एचडीआई रैंक, ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक इंडेक्स रैंक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक जो है इसकी 73 है। इन तीनों को कंपेयर करके एक रैंक दी गई है। ये जो 73 रैंक आई है ये सिर्फ और सिर्फ इनकम के बेस पे नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिसको कि आप हेल्थ समझ सकते हो, एंड मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, जिसको कि आप समझ सकते हो कि एजुकेशन के लिए वो इंडिकेटर है। तो इन तीनों को मिला के एक रैंक दी गई। तो श्रीलंका की रैंक क्या आई, 73। अब आप देखो इंडिया, इंडिया की कितनी आई, इंडिया की ग्रॉस नेशनल इनकम है 6,590। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है 67। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है उन लोगों की जो 25 साल या उससे ज्यादा के एज के लोग हैं, वो कितने साल तक स्कूल गए हैं, 6.7 ईयर्स। और एचडीआई रैंक क्या है, 132। बाकी जो नेशंस हैं उनका भी आप सेम देख सकते हो, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इनको देख सकते हो।
So isn't it surprising that a small country in our neighborhood, Sri Lanka, is much ahead of India in every respect, and a big country like ours has a low rank in the world? अब देखो ये टेबल आपको क्यों दी गई है, क्या बताना चाह रहे हैं इससे आपको? अब श्रीलंका आप देखोगे मैप में, श्रीलंका एक बहुत छोटा सा नेशन है, इंडिया के साउथ ईस्ट में पड़ता है और एक आइलैंड नेशन है, काफी छोटा है साइज में, बहुत सारे इंडिया के स्टेट से भी छोटा है। बट जब आप इन इंडिकेटर्स पे देख रहे हो, ग्रॉस नेशनल इनकम की बात कर रहे हो, तो श्रीलंका हमसे आगे खड़ा है। एक छोटा नेशन होने के बावजूद भी श्रीलंका इतना बेहतर कर रहा है। इंडिया इतना बड़ा नेशन है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, इतना सब कुछ है, उसके बावजूद भी इंडिया जो है आधा है लगभग ग्रॉस नेशनल इनकम के मामले में। उसकी 12,500 कुछ इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, और यहाँ पे इंडिया की 6,500 पर कैपिटा इनकम है। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी श्रीलंका के लोगों की ज्यादा है। श्रीलंका में बर्थ के टाइम पे एक बच्चे की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो लगभग 76.4 इयर्स है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि वो कितना साल तक जिएगा ऑन एन एवरेज, कितनी उम्मीद लगाई जा सकती है कि वो पर्सन कितने साल तक जिएगा। तो 76.4 इयर्स श्रीलंका में है और हमारे यहाँ पे कितनी है, 67.2 इयर्स। मतलब हमारे देश के लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम है, वो कम जिएंगे। और इसी तरीके से मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग, जितने ज्यादा स्कूल गए हैं उतना ज्यादा अच्छा, जितना ज्यादा साल तक आप स्कूल गए हो इतना उसका मतलब आपने उतनी ज्यादा एजुकेशन, उतना ज्यादा नॉलेज गेन किया है। तो श्रीलंका में 10.8 इयर्स के लिए लोग लगभग ऑन एन एवरेज स्कूल गए हैं और इंडिया में 6.7 इयर्स। तो अब रैंक भी देखो, श्रीलंका की रैंक 73 है और इंडिया श्रीलंका से बहुत नीचे आ रहा है, 132 रैंक है, इंडिया की रैंक बहुत नीचे है। तो ऐसा क्यों? Table 1.6 also shows that though Nepal and Bangladesh have low per capita income than that of India, yet they are better than India in life expectancy. इस टेबल में आप बांग्लादेश एंड नेपाल भी देखो, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि बांग्लादेश एंड नेपाल की जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया से कम है। मतलब भले ही श्रीलंका में तो चलो हमने देखा कि श्रीलंका की पर कैपिटा इनकम हमसे ज्यादा है, इंडिया से ज्यादा है, तो उसकी ओवरऑल रैंक सब जगह बेटर है। बट अगर आप देखोगे बांग्लादेश एंड नेपाल में, इंडिया से पर कैपिटा इनकम काफी कम है इन दोनों की। नेपाल की पर कैपिटा इनकम 3,877 है, बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम 5,472 है। बट इसके बावजूद भी अगर आप इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखोगे तो नेपाल में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो है 68.4, बांग्लादेश में 72.4 और इंडिया की कितनी है, 67.2। इन दोनों से ही कम है इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो ऐसा क्यों? Many improvements have been suggested in calculating SDI and many new components have been added to the Human Development Report. But by prefixing human to development, it has made it very clear that what is important in development is what is happening to a citizen of a country. देखो, पहली बात तो ये डेटा अपने आप में ही शॉकिंग है कि इंडिया काफी बड़ी है, नेपाल से भी बेहतर है, बांग्लादेश से बेहतर है, राइट फिर भी इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी कम क्यों है? तो कहीं ना कहीं इस डेटा में भी थोड़ी सी गड़बड़ है कि कैलकुलेट जिस तरीके से किया गया है, जिस तरीके से इन्होंने रैंकिंग वगैरह डाली गई है, हो सकता है उसमें भी कुछ कुछ दिक्कतें हों। इसीलिए कुछ सजेशंस दी गई हैं ताकि ये जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसको और बेहतर तरीके से कैलकुलेट किया जा सके, नए कॉम्पोनेंट्स को यूज किया जाए इसको कैलकुलेट करने में, ताकि ये और ज्यादा ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखा सके। बट एट द सेम टाइम हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि नेपाल और बांग्लादेश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया से बेहतर है, श्रीलंका की जो ग्रॉस नेशनल इनकम है वो इंडिया से इतनी बेहतर है। हो सकता है कि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत अच्छा हो, मान लो नेपाल एंड बांग्लादेश में जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड की जा रही हो, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो अच्छी प्रोवाइड की जा रही हो, लोगों को अच्छे से खाना पीना मिल रहा हो सकता है, मतलब जमीनी तौर पे जो पॉलिसीज वगैरह वो इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो रही हो। और इंडिया की हालत ही खराब है, इंडिया में करप्शन ही बहुत है। खैर मतलब हम कहने को कह सकते हैं कि हाँ कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है, बट एकदम से भी हम इन डेटा को नकार नहीं सकते, जिसका मतलब यह है कि अभी इंडिया को बहुत काम करने की जरूरत है। और अभी हमें यह समझ आया कि जो ये हमने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देखी, इसमें प्रीफिक्स क्या लगाया है, मतलब डेवलपमेंट के आगे ह्यूमन शब्द को ऐड किया गया है। इसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट जो है वो पूरे तरीके से ह्यूमन पे डिपेंड करती है। किसी भी देश के लोग कैसे जी रहे हैं, लोगों के साथ क्या हो रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट को देखने के लिए। इट इज पीपल, ये लोग, उनकी हेल्थ, उनका वेलबींग जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
डू यू थिंक देर आर सर्टेन अदर एस्पेक्ट्स दैट शुड बी कंसिडर्ड इन मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट? क्या आपको लगता है कि कुछ और क्राइटेरियाज जो हैं वो भी कंसिडर किए जाने चाहिए डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए? तो जो भी आपके दिमाग में है, कौन से ऐसे क्राइटेरियाज हैं जिनको हम हेल्थ, एजुकेशन, इनकम के अलावा भी ऐड कर सकते हैं टू सी वेयर वी स्टैंड इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? तो आई होप कि ये सेक्शन आपको पूरा जो है अच्छे से समझ आया होगा। मैंने ये एक्टिविटीज वगैरह भी थोड़ा डिस्कस कर दी ताकि आपको और क्लियर पिक्चर मिले, क्योंकि इन एक्टिविटीज से ही आगे की एक्सप्लेनेशन जो है वो डिपेंड करती है। जैसे यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, तो अगर हम ये एक्टिविटीज को नहीं डिस्कस करेंगे तो आपको हो सकता है अच्छे से समझ ना आए। तो इसीलिए इन सारी चीजों पे भी टाइम लगाया है, एंड आई होप कि सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन पुट दैट इन कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज। So with this, let's wrap up the video and we'll meet in the next video with a new topic.